हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कंडक्ट कराए जा रहे पहले टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन को मैं डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं कि टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेड आंसर राइटिंग बैच को प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रतिदिन विभिन्न टॉपिक पर आंसर राइटिंग कराई जाती है और प्रत्येक 15 दिनों के उपरांत एक टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 15 दिन की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। ठीक है, तो हमने पहला टेस्ट को कंडक्ट किया है और यह जो पहला टेस्ट है वह इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट का है। ठीक है, और इसका मैं प्रश्न जो है वह प्रश्न का पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर मैं भेज दूंगा, आप लोग इसे ज्वाइन कर लें। तो यह जो टेस्ट कंडक्ट कराई गई थी वह जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी का है और इसके अंतर्गत उसी पैटर्न पर प्रश्न को पूछा गया था जिस पैटर्न पर बीपीएससी के द्वारा प्रश्न को पूछा जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 5 शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए थे और इसके अलावा भी 2 अन्य प्रश्न का जवाब देना था, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। यानी कि 4 लॉन्ग में से 2 लॉन्ग का जवाब देना था और 5 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत। तो टोटल उसी पैटर्न को रखा गया है जिस पैटर्न पर बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न के बाद इसका सॉल्यूशन को हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट टेस्ट में अपियर हुए थे वे अपनी मिस्टेक को, उनकी कहां पर गलतियां हुई है वो इसे जज कर सके, और जो न्यू अभ्यर्थी हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं वे हमारे प्रश्न और सॉल्यूशन को देखकर अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को डेवलप कर सके। ठीक है, तो आइए प्रश्न को सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए, लिखिए। ठीक है, यानी कि शॉर्ट नोट्स लिखना है। हालांकि देखिए, पहला टेस्ट में हमने 2 घंटे का समय दिया था। कारण यह था कि कई नए अभ्यर्थी जुड़े हुए थे, राइटिंग एक निर्धारित समय में लिखने को लेकर उन्हें समस्या आ रही थी, तो हमने फर्स्ट टेस्ट में 2 घंटे का समय दिया। हालांकि इंडियन पॉलिटी देखेंगे तो बीपीएससी में 1 घंटे के आसपास का समय मिलेगा, लेकिन हमने पहला टेस्ट था तो 2 घंटे का समय दिया है। टाइम जो मैनेजमेंट है वह धीरे धीरे आने वाले समय में बेहतर हो पाएगी। ठीक है, अभी लिखने की प्रैक्टिस जरूरी है और बाकी समय का जो बाउंडेशन आ रहा है वह धीरे धीरे समय परिस्थिति के अनुसार सही हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स में पहला शॉर्ट नोट्स है, केंद्र राज्य विधायी संबंध पर टिप्पणी करें। यानी इसमें बताना था कि केंद्र राज्य विधायी संबंध, केवल इतना ही चर्चा करना है। आपको डायरेक्ट लिखना था कि संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 तक में केंद्र राज्य विधायी संबंध का उल्लेख किया गया है और किस प्रकार से संघ सूची का उल्लेख है, राज्य सूची का उल्लेख है, समवर्ती सूची का उल्लेख है, उसे बताना है। और यह भी बताना था कि राज्य सूची के विषय पर किन परिस्थितियों में केंद्र के द्वारा कानून निर्माण किया जाता है। यही हो गया केंद्र राज्य विधायी संबंध। हालांकि अभी मैं मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा तो विस्तृत वहां पे मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है। दूसरा, बिहार में नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन को बताएं। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा किस प्रकार से डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्कीम को लाया गया है, विभिन्न योजनाएं लाई गई है, विभिन्न अधिनियमों को पारित किया गया है, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आसानी तरीके से लिखा जा सकता था। अगला प्रश्न, बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना को प्रस्तुत करती है। यह 69th बीपीएससी मेंस में भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि प्रस्तावना किस प्रकार से संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना को प्रस्तुत करती है। यानी कि संविधान के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वे किस प्रकार से उसका संकलन प्रस्तावना में किया गया है और प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों को किस प्रकार से संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में समाहित किया गया है, उस पर टिप्पणी करना था। अगला, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिए हैं। यह बीपीएससी के द्वारा 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया था, लेकिन 38 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में। हमने शॉर्ट नोट्स में इसीलिए दिया ताकि आपको यह आइडिया डेवलप हो सके कि लॉन्ग प्रश्न को भी अगर शॉर्ट में पूछ लिया जाए तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न था। यहाँ पर मौलिक अधिकार को डिफाइन करना था, 6 मौलिक अधिकार है उसे संक्षिप्त में बताना था और उसके बाद किस प्रकार से उस पर प्रतिबंध लगाया गया है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करनी थी। अगला है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करें। यानी कि संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, तो उसके बारे में और उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी करना है, उसको क्रिटिसाइज करना था। ठीक है, तो इस पर हमने पूर्व में भी हालांकि मॉडल आंसर डिस्कस किया था, तो यह भी आसान प्रश्न है। अभी हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे।
वो शॉर्ट नोट्स खत्म हो गया। लॉन्ग प्रश्न में यहाँ पर या करके पूछा गया है, जैसे बीपीएससी पूछती है। उसमें पहला प्रश्न है भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर उन्मुख है, व्याख्या करिए। यानी कि आपको उन सभी संवैधानिक प्रावधानों का, संवैधानिक अनुच्छेदों का उल्लेख करना है जिससे स्पष्ट होता हो कि भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर उन्मुख है, यानी कि केंद्र की ओर झुकी हुई है, उसे यहां पर स्पष्ट करना था। इसी में या करके प्रश्न पूछा गया है, दो में से किसी एक का जवाब लिखना था। बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा करें। यानी कि बिहार के विशेष संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों में किस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है, चाहे वह फंड एलोकेशन को लेकर हो, वित्तीय आवंटन को लेकर हो, खाद्य की उपलब्धता को लेकर हो, विशेष राज्य के दर्जे का लेकर हो, जाति आधारित गणने को लेकर हो, कई सारे मुद्दों पर केंद्र राज्य संबंध में खटास देखने को मिला है। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है। और यह भी बताना था कि सहकारी संघवाद के अनुरूप इस समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। यानी कि बिहार में को लेकर जो केंद्र राज्य के बीच विवाद है उसे सहकारी संघवाद के जरिए किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 हैं, या करके पूछा गया है। पहला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या करें। यानी कि प्रस्तावना में जो मुख्य सिद्धांत निहित है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संप्रभुता, संपन्न, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उसकी व्याख्या करना है। क्या आपको लगता है कि ये सिद्धांत भारतीय शासन व्यवस्था के मुख्य आधार हैं? यानी कि ये जो सिद्धांत है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये किस प्रकार से भारतीय शासन व्यवस्था के मुख्य आधार हैं? इन सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए बिहार सरकार के द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा करना। ध्यान रखेंगे, यह बिहार सरकार के द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा करना है, या आपको भारत सरकार नहीं लिखना है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला या में करके पूछा गया है, संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तुलनात्मक विवेचना करते हुए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारणों का उल्लेख करें। यानी कि आपको संसदीय शासन व्यवस्था क्या है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है, दोनों को डिफाइन करते हुए दोनों का यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करना है, तुलनात्मक विवेचना करना है। ठीक है, और इसके बाद बताना है कि भारत में आखिर संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाया गया और क्या भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था उपयुक्त है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे इंडियन पॉलिटी का पहला टेस्ट था उसका प्रश्न हमने डिस्कस किया। अब आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। अभी आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप आईएसपीसी सेंटर को ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इसका सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल का लिंक अवश्य शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक संख्या में बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे इस चैनल, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन नंबर 1 का ए, केंद्र राज्य विधायी संबंध पर टिप्पणी करें। शॉर्ट नोट्स है, संक्षिप्त रूप में आपको लिखना है एक पेज में। आइए कैसे आप लोग इसका आंसर लिखना चाहिए था उसे हम लोग तुरंत यहां पर डिस्कस करते हैं। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक में केंद्र राज्य विधायी संबंध का उल्लेख किया गया है। बस भूमिका में कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना है, सिंपल शब्दों में आपको एक सेंटेंस में इंट्रोडक्शन लिखना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है। एक आपको 4 मिनट का समय मिलेगा, 4 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी सारा लिख देना है। तो अगर भूमिका में आप 4-5 लाइन लिखेंगे तो फिर समय की कमी हो जाएगी एग्जामिनेशन में। तो आप लोग कोशिश करें भूमिका शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास करें ताकि आगे जाकर टाइम मैनेजमेंट में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एक सेंटेंस में यहां पर हमने भूमिका लिख दिया। अब विधायी संबंध चूंकि 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को, और संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के हैं। हालांकि अगर एक ही विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाती है और दोनों कानून को लेकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा यानी कि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। ठीक है, ये यहां पर सिंपल में इसे ये लिखना था। लेकिन इसके बावजूद यहां हमने देखा कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाएगा, सेंटर के द्वारा कानून बनाया जाएगा। तो वह अपवाद के रूप में है जिसे यहां पर डिस्कस किया गया है। यहां पर हमने लिखा है राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा विधि निर्माण, जैसे आर्टिकल 249। देखिए एक और बात ध्यान रखेंगे,
चूंकि विधायी संबंध का वर्णन आर्टिकल 245 से 255 तक में किया गया है, तो आपको इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है उसकी चर्चा आपको कर देनी चाहिए थी शॉर्ट नोट्स का अंतर्गत। अगर लगभग महत्वपूर्ण सभी आर्टिकल को आप लिख देते हैं तो बहुत बेहतर अंक इसमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 249, राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना। अगर राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देती है तो राज्य सूची के विषय पर भी संसद के द्वारा कानून निर्माण किया जाएगा। अगला आर्टिकल 250, आपात उद्घोषणा की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का कार्य सेंटर के द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 252, दो या अधिक विधानमंडल के द्वारा इच्छा प्रकट करने पर राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण संसद के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के दौरान संसद के द्वारा कानून निर्माण किया जाएगा राज्य सूची के विषय होते हुए भी। ठीक है। इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियां सेंटर के पास सुरक्षित होती है। आर्टिकल 248 तथा राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण में टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान होगा। आर्टिकल 254। ठीक है। तो निष्कर्षता स्पष्ट है कि केंद्र राज्य विधायी संबंध भारतीय संघवाद की एक प्रमुख विशेषता है जिसका झुकाव केंद्र की ओर है। क्यों? क्योंकि संसद राज्य सूची केंद्र सूची के विषय पर तो संसद कानून बनाएगी ही, लेकिन अगर राज्य सूची का भी विषय हो तो इन परिस्थितियों में संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा, और संवर्ती सूची में भी कॉन्फ्लिक्ट है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही वैलिड होगा। यानी कि हर एक परिस्थिति में सर्वोच्च कौन है? सेंटर। तो हमने लिख दिया जिसका झुकाव केंद्र की ओर है। ठीक है। बस शॉर्ट नोट्स है, एक पेज काफी बेहतर होता है इसमें, और अगर सारे आर्टिकल आप इस तरीके से आप आंसर लिखें तो आपको काफी बेहतर अंक की प्राप्ति होगी। ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स हमने यहां पर डिस्कस कर दिया। आइए अगला पॉइंट, दूसरा शॉर्ट नोट्स है बिहार में नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन को बताएं। ठीक है। तो बिहार में नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन को बताएं तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो होगा नीति निर्देशक तत्व का डिफाइन कर दीजिए, या फिर अब संवैधानिक प्रावधान की चर्चा कर दीजिए जो कि शॉर्ट नोट्स है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोकतांत्रिक एवं संविधानात्मक विकास के नवीनतम तत्व हैं। इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। ठीक है। यहां पर हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब प्रश्न है कि बिहार में डीपीएसपी को किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो आइए विभिन्न आर्टिकल के माध्यम से इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए कई सारे स्कीम बनाई जा रही है। ठीक है। और जैसे 7 निश्चय कार्यक्रम को देखिए, 7 निश्चय में अब तक 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 को इंप्लीमेंट किया गया है। इनमें कई सारे ऐसे प्रावधान है जो कि जैसे स्वास्थ्य से संबंधित है, जल से संबंधित है। ठीक है। कई सारे ऐसे प्रावधान है महिला सशक्तिकरण को लेकर, पिछड़े वर्गों की उन्नति को लेकर। ठीक है कि वो जो है कहीं ना कहीं डीपीएसपी से संबंधित है। तो 7 निश्चय कार्यक्रम भारतीय संविधान के डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 38, 39 और 47 से संबंधित है। 38 क्या है? वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से संबंधित है। तो 7 निश्चय कार्यक्रम इस पर पूरी तरीके से फिट बैठता है। अगला है जल जीवन हरियाली। आप सभी जानते हैं जल जीवन हरियाली 48A पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित है जल जीवन हरियाली कार्यक्रम। ठीक है। कृषि रोड मैप आर्टिकल 48 आप लोग देखिए, आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है। तो कृषि रोड मैप सरकार के द्वारा लागू किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप को अभी लागू किया जा रहा है। शराबबंदी आर्टिकल 47 के तहत बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 यहाँ पे कर दीजिए आर्टिकल 40 पंचायती राज के क्रियान्वयन को लेकर। इसके अलावा आर्टिकल 46 अगर आप देखेंगे तो क्या है कि दुर्बल वर्गों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दुर्बल वर्गों के अर्थ और शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो आप देखेंगे कि दुर्बल वर्गों, शेड्यूल कास्ट के लिए उद्यमी योजना लाया गया है, उनके अर्थ के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो उद्यमी योजना के तहत दुर्बल वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 46 के तहत आएगा। इसके अलावा कई सारे ऐसी स्कीम है जैसे जीविका हो गया, कन्या उत्थान योजना हो गया, महिला सशक्तिकरण के कई सारे प्रावधान हो गए, या फिर पिछड़े वर्गों की अगर उन्नति के संदर्भ में आप देखेंगे तो हाल ही में जाति आधारित गणना के आधार पर नई आरक्षण नीति को स्वीकार किया गया। महिलाओं के लिए कई प्रकार की विशेष प्रकार की छूट दी जा रही है, उनके डेवलपमेंट के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान लाया गया है। कई सारे ऐसे स्कीम लाए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा जो कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित है और लोक
कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी अपने आप में एक डीपीएसपी का आर्टिकल 38 से संबंधित है। तो आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे प्रावधान, इसके अलावा सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे अधिनियम भी लाए गए हैं। ठीक है, गौ हत्या पर प्रतिबंध हो गया, चकबंदी के लिए भूमि सुधार से संबंधित कई सारे अधिनियम आए हैं जो कहीं ना कहीं डीपीएसपी के क्रियान्वयन से संबंधित है। तो इसे ही वहां पर लिखना था। आप इसे कुछ शब्दों में करके लिख सकते हैं, चूंकि शॉर्ट नोट्स है तो आपको एक पेज के अंतर्गत इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, निष्कर्षतः स्पष्ट है कि बिहार में सरकार के द्वारा विभिन्न अधिनियमों एवं योजनाओं के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किया गया। देखिए कितना सटीक यहाँ पर निष्कर्ष लिखा हुआ है। इस तरह से अगर आप आंसर लिखेंगे तो बेहतर अंक की प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर। बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह किस प्रकार से संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना को प्रस्तुत करती है, इस पर टिप्पणी करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना के बारे में इंट्रोडक्शन लिखते हैं। प्रस्तावना किसी भी संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं रूपरेखा को प्रस्तुत करती है। इन्हें पालकीवाला के शब्दों में प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अब देखिए कई सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है और जो भारतीय संविधान के भी महत्वपूर्ण आदर्श हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों को प्रस्तावना में अक्षरशः संकलित किया गया है। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। उदाहरण के लिए प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द संविधान के आर्टिकल 14, 38, 39 क, 39 ख और 39 ग से संबंधित है। पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान के आर्टिकल 15, 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इससे संबंधित है। लोक गणतंत्रात्मक गणराज्य जो है आर्टिकल 52, 54, 58, 326 आदि से संबंधित है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आर्टिकल 38, 39, 41, 325, 326 ये राजनीतिक न्याय से संबंधित है। इसके अलावा विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देखिए ये सारे जो शब्द हैं वे प्रस्तावना में वर्णित हैं। आपने प्रस्तावना अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में वर्णित है। वहीं प्रतिष्ठा और अवसर की समता को सुनिश्चित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 आदि से जुड़ा हुआ है। तो इसी को आपको आर्टिकल को स्पष्ट करना था कि किस प्रकार से प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख जो है वह संविधान में किया गया है और संविधान के महत्वपूर्ण योजना को, महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है उसको प्रस्तावना कार्य रूप में परिणत करती है, इसे डिफाइन करना था। तो आप लोग इस प्रकार का अगर लिंक स्थापित करना चाहेंगे प्रस्तावना और संविधान के बीच तो यह जो प्रश्न है वह बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगा। यहां पर स्पष्ट है कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना को प्रस्तुत करती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला भी शॉर्ट नोट्स है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? इस पर टिप्पणी करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप मौलिक अधिकार को डिफाइन कर सकते हैं, उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान को बता सकते हैं। वैसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। ठीक है, यहाँ पर हमने मौलिक अधिकार को डिफाइन कर दिया। अब प्रश्न का पहला सेक्शन कि एक तरफ संविधान ने हमें मौलिक अधिकार तो दिए हैं, तो अब बताना है आपको कि किस प्रकार से संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। आइए उसको देखिए। तो संविधान के द्वारा हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हालांकि प्रारंभ में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। तो वर्तमान समय में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो उसे हमने यहाँ पर लिखा समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 29, 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि एक तरफ संविधान ने हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया है, वहीं दूसरी तरफ उस पर प्रतिबंध भी लगाती है, उसे वापस ले लिया है, यह भी स्पष्ट करना है। तो किस प्रकार से मौलिक अधिकार पर युक्त प्रतिबंध संविधान के द्वारा लगाया गया है उसे यहां पर देखिए। संविधान के द्वारा विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान तो किए गए हैं, लेकिन
इन मौलिक अधिकारों पर कुछ युक्त प्रतिबंध भी आरोपित किए गए हैं। जैसे आर्टिकल 14 में क्या है, समानता का अधिकार, लेकिन इसके विरुद्ध अगर आप देखेंगे, इसका अपवाद है आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के समानता के अधिकार की अवहेलना करती है। क्यों? आर्टिकल 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार सांसद सदस्यों को प्रदान किया गया है, यानी कि उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, सामान्य नागरिक की तरह उनको समानता प्रदान नहीं की गई है। आर्टिकल 194 राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 पर भी कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक तरफ संविधान कहता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन इस पर कई सारे इस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सामाजिक लोकाचार, नैतिकता आदि को बनाए रखना। तो ये सब कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 पर प्रतिबंध भी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी प्रतिबंध हमारे ऊपर मौलिक अधिकार पर लगता है। जैसे आर्टिकल 358 में कहा गया है कि अगर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू की जाती है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगी। और हमने अभी बताया था आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने, रहने बसने, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, व्यापार वाणिज्य। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 358 के तहत कहा गया है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू की जाती है तो आर्टिकल 19 जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वह स्वतः निलंबित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो प्रदान क्यों नहीं इसके तहत संविधान, लेकिन दूसरी तरफ वह उसे वापस ले रही है कि आपातकाल के समय आप इसका यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो यहां भी देखिए कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार को वापस लेने की चर्चा की गई है। तो इसे ही यहां पर स्पष्ट करना था, और चूंकि शॉर्ट नोट्स में इसे काफी बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था। ठीक है, निष्कर्षता स्पष्ट है कि संविधान एक हाथ से नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरे तरफ युक्त प्रतिबंध लगाकर दूसरे हाथ से उसे वापस ले लेती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। अब आइए अगले शॉर्ट नोट्स की ओर। अगला शॉर्ट नोट्स क्या था, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करें। ठीक है, यह पूछा गया है 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन। तो आइए संशोधन प्रक्रिया किस प्रकार से इसकी आलोचनात्मक वर्णन करना है। आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, आप में से अधिकांश अभ्यर्थी की जो कॉपी आई है उसमें बिना संशोधन प्रक्रिया को बताए डायरेक्ट उन्होंने आलोचना 7-8 पॉइंट पे लिखा हुआ है, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। यहां पर प्रश्न है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करिए, यानी कि आपको संविधान संशोधन प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करना होगा, उसके बाद उसकी आलोचना करनी होगी। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब किस प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है उसे समझिए। देखिए, संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया है, एक साधारण बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति। हालांकि ये दोनों जो है आर्टिकल 368 के तहत वर्णित है, विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति, ये दोनों जो है वह आर्टिकल 368 से संबंधित है। ठीक है, पहला है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, तो इसके तहत 50% +1 यानी कि आधे से अधिक राज्यों की सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे आर्टिकल 2, 3, आर्टिकल 169 इत्यादि में से संबंधित हो तो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा। विशेष बहुमत, ये मौलिक अधिकार, डीपीएसपी आदि से संबंधित संशोधन की आवश्यकता हो तो विशेष बहुमत के जरिए संशोधन किया जाएगा। वहीं विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति अगर कोई प्रस्ताव संघीय ढांचे से संबंधित हो, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, कोई संघीय ढांचे से संबंधित होगी, हमारे विधि निर्माण की कोई प्रक्रिया वैसी होगी संघीय ढांचे से संबंधित, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो वे सब कहीं ना कहीं जो होगा वह आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति से संबंधित होगा। ठीक है, तो 3 संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जिसे यहां पर हमने बताया। उसके बाद अब आपको आलोचना प्रारंभ करनी है। ठीक है, तो यहां पर आलोचना में आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं, पर्याप्त है चूंकि शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, पहला आलोचना,
संविधान संशोधन प्रक्रिया संघीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक लाने का अधिकार सिर्फ संसद को प्रदान किया गया है, राज्य विधानमंडल को इसमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला, संविधान में राज्य विधानमंडल के द्वारा संशोधन संबंधी प्रस्ताव की मंजूरी या विरोध के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अभी हमने बताया तीसरा नंबर का जो है वह विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति, लेकिन आधे राज्य कितने दिनों के अंदर वे विधानमंडल से स्वीकृति प्रदान करेंगे या उस प्रस्ताव का विरोध करेंगे, इसके बारे में कोई स्पष्ट चर्चा संविधान में नहीं की गई है। तो यह संविधान संशोधन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण आलोचना है। अगला, विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक जैसे प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर किसी विधेयक पर दोनों सदन के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, बड़े जनमानस के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सदन में संयुक्त बैठक का उस पर कोई प्रावधान की चर्चा नहीं की गई है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण डिमेरिट है। और अगला, संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। तो कहीं ना कहीं यह, अगर कोई सत्तारूढ़ दल आएगी तो वह तानाशाही रवैया अपनाना चाहे तो इसके जरिए कहीं ना कहीं तानाशाह को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण आलोचना है। देखिए, प्रश्न है आलोचनात्मक वर्णन करें, यानी कि आपको पहले संविधान संशोधन प्रक्रिया बतानी होगी, तभी आप उसकी आलोचना करेंगे, तभी प्रश्न के अनुसार आपका सटीक आंसर आ पाएगा। निष्कर्षता स्पष्ट है कि भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया आलोचनाओं से परे नहीं है। केसी वीयर ने इसे लचीलेपन और जटिलता का बेहतर समन्वय बताया है। तो देखिएगा कि इस प्रकार का जो आंसर है काफी यह परफेक्ट आंसर हो गया। तो यहां पर हमने 5 शॉर्ट नोट्स था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है शॉर्ट नोट्स का यहां पर आपका समाप्त होता है। शॉर्ट नोट्स हमने यहां पर 5 शॉर्ट नोट्स हमने यहां पर डिस्कस कर लिया, यानी कि जो हमारा टेस्ट हुआ था उसके तहत पहले प्रश्न का आंसर यहां पर डिस्कस हो चुका। आइए दूसरे प्रश्न को, जो कि लॉन्ग प्रश्न अब शुरू होता है। शॉर्ट नोट्स खत्म, लॉन्ग प्रश्न यहां से प्रारंभ है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए कह रहा है कि भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर उन्मुख है, व्याख्या करिए। देखिए, यह 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। हमने आप सभी को बताया था कि जो भी टॉपिक आपको कवर करने के लिए दिया जाता है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, और जो नए प्रश्न यहां से दिए जाते हैं हमारे ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसे लिखिए। ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का साथ साथ करते जाएंगे, संघवाद के साथ अगर आपने प्रीवियस ईयर को कवर किया होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने में टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आप लोग जो भी टॉपिक पढ़े उसका प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया प्रश्न, क्या आप उसका जवाब लिखने में सक्षम हैं या नहीं, इस पर आपको जरूर चिंतन और मनन करना होगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर किस प्रकार से उन्मुख है, इस पर व्याख्या करें। तो यहां पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था से अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियां विभाजित होती है। भारत में संविधान के द्वारा संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और भारतीय संघीय ढांचा कनाडाई मॉडल पर आधारित है। इसीलिए राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। यही कारण है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को केसी वीयर ने जहां अर्धसंघीय करार दिया है, वहीं डी बासु ने एकात्मक और संघात्मक का बेहतर सम्मिश्रण बताया है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में संवैधानिक एवं व्यवहारिक रूप में संघवाद केंद्र की ओर उन्मुख है। कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे स्पष्ट होगा कि भारत में भले ही संघवादी व्यवस्था अपनाया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन अधिकांश शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई है और संसद को अधिकांश शक्तियां प्रदान की गई है। जैसा कि अभी हमने शॉर्ट नोट्स में केंद्र राज्य विधायी संबंध के दौरान हमने देखा कि संसद संघ सूची पर तो कानून बनाएगी, लेकिन विपरीत परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाएगी, और संघर्ष की स्थिति में, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में संवर्ती सूची के विषय पर भी संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। यानी कि संवैधानिक रूप में भी पूरी तरीके से स्पष्ट है कि संसद जो होगी, संसद की ओर शक्तियां पूरी तरीके से झुकी हुई है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि संवैधानिक रूप से, यानी कि आपको विभिन्न आर्टिकल के जरिए आपको स्पष्ट करना होगा कि किस प्रकार से भारतीय संघीय ढांचा केंद्र की ओर झुकी हुई है। सबसे पहले आर्टिकल 2 और 3 से शुरुआत करते हैं, जिसमें कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश
स्थापना, निर्माण, राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम आदि में परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। यानी कि यहां पर राज्यों को कोई अधिकार नहीं है, राज्य अपने नाम बदलाव के लिए सिर्फ एक प्रस्ताव पारित कर सकती है, लेकिन यह काम किसका है? संसद का काम है। ठीक है, तो यहां पर शक्तियां केंद्र को झुकी हुई है। अगला आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र राज्य विवाद का एक बहुत बड़ा कारण है वर्तमान संदर्भ में भी, और जब से भारत को आजादी मिली है उस समय से लेकर जब जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार रही है, राज्यपाल केंद्र राज्य के बीच कॉन्फ्लिक्ट के सबसे बड़े कारण है। वर्तमान समय में आप केरल का उदाहरण लेकर देख सकते हैं, वर्तमान समय में आप बंगाल का उदाहरण देखिए, आप पंजाब का उदाहरण देखिए, तमिलनाडु का उदाहरण देखिए। ये सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार होने के कारण, राज्यपाल के कारण केंद्र, सेंटर और स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बनी रहती है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति का काम किसका है? सेंटर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अगर मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए तो यह संघर्ष नहीं होगी, लेकिन अक्सर केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 155 केंद्र राज्य संबंध के बीच एक बहुत बड़ी कड़ी है जिसमें शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई है। अगला आर्टिकल 248 अवशिष्ट शक्तियां हमेशा केंद्र के पास होगी। अगर आपने अमेरिकी संविधान के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां जो है राज्यों को प्रदान की गई है। ठीक है, लेकिन भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है। अगला राज्य सूची के विषयों पर केंद्र को कानून बनाने की शक्ति। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखा, शॉर्ट नोट्स में क्या देखा कि राज्य सूची के विषय पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन यहां पर संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिसका उल्लेख अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। आर्टिकल 249, 250, 252 और 253 जो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र को कानून बनाने की सहमति प्रदान करते हैं। ठीक है, यहां भी शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई है। आर्टिकल 262 नदी जल विवाद, आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद, आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवक का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की शक्ति। अभी हमने ऊपर देखा कि संविधान संशोधन की शक्ति में राज्य विधानमंडल को कोई अधिकार ही नहीं है, राज्य विधानमंडल को नगण्य अधिकारी से आप कह सकते हैं। यानी कि राज्य विधानमंडल न तो संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है, ठीक है, और नहीं इसके लिए अगर आप देखेंगे कि कोई प्रस्ताव अगर राज्य विधानमंडल की सहमति के लिए लाया भी जाता है तो सिर्फ साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। यानी कि राज्यों की यहां पर नगण्य भूमिका है संविधान संशोधन शक्ति के अंतर्गत। तो इस प्रकार से यहां कई सारे प्रावधान है जो स्पष्ट करते हैं कि संविधान जो संघीय ढांचा जो है वह केंद्र की ओर पूरी तरीके से झुकी हुई है। तो यहां संवैधानिक प्रावधान पूछा गया था, तो आपको इस प्रकार से विभिन्न आर्टिकल के जरिए या वहां पर आपको डिस्कस करना था, विभिन्न आर्टिकल के जरिए आपको डिफाइन करना था, तब जाकर आपको बेहतर अंक की प्राप्ति हो पाएगी। इसके अतिरिक्त निम्न संवैधानिक प्रावधान केंद्र अभिमुख संघीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। आर्टिकल 124 के तहत न्यायिक व्यवस्था, ठीक है, आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना, नागरिकता विषयक प्रावधानों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति, आर्टिकल 352, 356 और 360 में वर्णित आपातकालीन प्रावधान, वित्तीय मामलों में केंद्र की राज्यों पर निर्भरता। ये सारे कई सारे ऐसे प्रावधान हैं, कई सारे संविधान में ऐसे प्रावधान का जिक्र है जहां स्पष्ट होता है कि भारत में भले ही केंद्र और राज्य के भी शक्तियां झुकी हुई है, लेकिन उसका झुकाव जो है वह राज्यों की ओर अधिक, केंद्र की ओर अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, इसे ही वहां पर आपको आंसर में एक्सप्लेन कर लेना है। निष्कर्षता स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में कई ऐसे उपबंध हैं जो केंद्र अभिमुख संघीय व्यवस्था का प्रावधान करते हैं। इसी कारण सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संघवाद को मजबूत केंद्र वाला संघ करार दिया। देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पर फिट बैठ रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग। आपको इसी प्रकार का स्टेटमेंट वहां पर लिखना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी बम्बई मामले में कहा है कि संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो स्टेटमेंट भी दिया गया है उससे प्रॉपर वे में स्पष्ट होता है कि संघीय ढांचे के अंतर्गत शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ए डिस्कस कर लिया। एक और लॉन्ग प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में या करके पूछा गया था, उसे भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यह 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, उम्मीद है कि आपने इसे देखा होगा। प्रश्न है
बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा करिए। जांच करें कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। यानी कि बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की क्या समस्या है, भविष्य में क्या संभावना दिख रही है और सहकारी संघवाद के जरिए इस समस्या को कैसे टैकल किया जा सकता है, इसे यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो आइए इसे भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। फाइनर के शब्दों में संघात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य है शक्तियों का केंद्र व राज्यों के बीच विभाजित होना। यानी कि अगर शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होगी तो वह संघीय शासन व्यवस्था होगी, चाहे वह केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर या स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विभाजित होना चाहिए। अगर भारतीय संविधान में देखिए केंद्र संबंध की चर्चा, तो भाग 11 और भाग 12 ये दो ऐसे भाग हैं, जो दो ऐसे संविधान के पार्ट हैं जहां पर केंद्र संबंध का वर्णन किया गया है। भाग 11 के अंतर्गत विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध का संबंध जो है वह आर्टिकल 245 से 255, प्रशासनिक संबंध 256 से 263 और भाग 12 के अंतर्गत वित्तीय संबंध 264 से 293 तक संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र संबंध पूछा गया था, तो यहाँ पर आप डायग्राम के जरिए केंद्र संबंध को स्पष्ट आप कर सकते थे। अब आइए तुरंत प्रश्न पर आते हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन और भूमिका नहीं लिखना है, लेकिन अगर लॉन्ग प्रश्न आए तो आप 2-4 लाइन ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिहार के विशेष संदर्भ में केंद्र और राज्यों की क्या समस्या है। देखिए, बिहार के द्वारा लगातार आप देखेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। तो विशेष राज्य का दर्जा केंद्र राज्य के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट का विषय बना हुआ है। इसके पूर्व में देखेंगे कि जातीय आधारित गणना को लेकर केंद्र राज्य के बीच लगातार शीतवार की स्थिति थी, दोनों तरफ से लगातार कमेंट किए जा रहे थे। ठीक है, हालांकि बिहार सरकार के द्वारा जातीय आधारित गणना का कार्य पूरा कर लिया गया है, तो यह अब जो समस्या गौन हो चुका है। ठीक है, तो पहला विशेष राज्य का दर्जा की मांग। दूसरा, कानून व्यवस्था कट्टरता के नाम पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का हस्तक्षेप। अब देखें, आपने देखा होगा कि आए दिन बिहार में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि की रेड होते रहती है विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा वह राजनीतिक स्थिरता के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। सेंटर स्टेट का बहुत बड़ा डिस्प्यूट का इशू है। खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की प्रॉपर उपलब्धता के लिए भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो यह भी विवाद की जड़ है। फंड आवंटन की समस्या, इसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर चूंकि डेटा दिया गया है। अगला, केंद्रीय योजनाओं में राज्य की अधिक हिस्सेदारी। पिछले 8 वर्षों में एक आंकड़ा है, हमने कुछ दिन पहले टेलीग्राम पर आपको इसका न्यूज़पेपर का भी हमने इसका भेजा होगा। पिछले 8 वर्षों में राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 4 गुनी हो गई है। तो आप इसी से समझ सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा पैसे कम दिए जा रहे हैं और केंद्रीय योजनाओं में राज्यों की हिस्सेदारी अधिक कर दी जा रही है, तो स्वाभाविक है कि पैसा कहां से आएगा बिहार सरकार के द्वारा खर्च करने के लिए। तो केंद्र और राज्य के बीच तो विवाद बढ़ेंगे ही, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, जीएसटी क्षतिपूर्ति भी एक समस्या का बहुत बड़ा कारण है। और पिछले 3 वर्षों के दौरान बिहार को 21,000 करोड़ रुपए कम मिले हैं केंद्र सरकार की ओर से। अब समझिए कि अगर इतने पैसे कम मिलेंगे तो बिहार सरकार के द्वारा कहां से स्कीम के लिए, डेवलपमेंट कार्य के लिए कहां से फंड आएगा। तो ये सारी समस्याएं केंद्र और राज्यों के बीच बिहार के संदर्भ में बरकरार है। अब प्रश्न पूछा गया है कि सहकारी संघवाद की भूमिका इसे टैकल करने में किस प्रकार की है। ठीक है, तो सहकारी संघवाद जो है वह इस समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे केंद्र सरकार को चाहिए कि अगर राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है तो कम से कम बिहार को विशेष वित्तीय अनुदान तो दिया ही जाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सरकार के द्वारा, यहाँ पर आप एक्सप्लेन करना आप लोग, कि जाति आधारित गणना के आंकड़े जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं उसमें अधिकांश ऐसे आबादी हैं जो कि यहाँ पे गरीब हैं और उन्हें सरकार के द्वारा 2-2 लाख रुपये प्रोवाइड किया जा रहा है। और इतने बड़ी संख्या में राशि उपलब्ध कराने के लिए, गरीबों को उच्चतर जीवन स्तर प्रोवाइड कराने के लिए अधिक वित्तीय क्षमता की आवश्यकता होगी। अतः केंद्र सरकार के द्वारा अगर विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है तो कम से कम बिहार को विशेष वित्तीय अनुदान दिया जाना चाहिए, एक विशेष स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि बिहार का पूरी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके और विकास कार्य जो है केंद्र संबंध डिस्प्यूट के कारण विकास कार्य प्रभावित ना हो और नागरिक खुशी तरीके से अपना जीवन को
जी सकें। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। अगला, राज्यपाल से नियुक्ति पूर्व परामर्श। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि इस संदर्भ में सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग के विचार को केंद्र सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए। और कोई भी राज्य हो, चाहे बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, केरल, पंजाब, कोई भी राज्य हो, अगर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो कम से कम वहां के जनता के द्वारा निर्वाचित जो मुख्यमंत्री होते हैं, कम से कम केंद्र सरकार को चाहिए कि उससे वे परामर्श ले, ताकि केंद्र राज्य विवाद राज्यपाल पद को लेकर ना हो और सहकारी संघवाद फले फूले। जीएसटी क्षतिपूर्ति अभी हमने बताया। बेवजह राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना। अक्सर आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से विपक्षी दलों की सरकार को अस्थिर करने का कार्य किया जाता है, तो केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा केंद्र राज्य विवाद जो है हमेशा बने रहेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद व अंतर्राज्यीय परिषद की नियमित बैठक। बिहार जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, तो सरकार को चाहिए कि हमेशा क्षेत्रीय परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक नियमित अंतराल पर कराया जा सके और उनकी समस्याओं को वहां पर डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन किया जाए। सिर्फ समस्या को सुन लेना, इस समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक कि आप उस दिशा में कार्य नहीं कर पाएंगे, तो सरकार को इस दिशा में कार्य करना होगा। इसके अलावा टीम इंडिया की भावना से लगातार कार्य करने की जरूरत है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, गवर्नर, ये सब मिलकर अगर डेवलपमेंट कार्य करें तो निस्संदेह भारत जो है वह विकास के मार्ग पर काफी तेजी से बढ़ेगा। केंद्र द्वारा राज्यों को परस्पर सम्मान दिया जाना। प्रत्येक राज्य की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, केंद्र सरकार को उस आइडेंटिटी को बरकरार रखना चाहिए। आपने सुना होगा कि 26 जनवरी के अवसर पर कई सारे राज्यों की झांकी को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो इस प्रकार की जो चीप पॉलिटिक्स सेंटर के द्वारा राज्यों के साथ किया जाता है उसे नहीं करना चाहिए। चाहे वह पंजाब हो या फिर बंगाल विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्य हो, सभी की झांकियों को वहां पर प्रदर्शित करना चाहिए ऐसे मौकों पर, क्योंकि एक राष्ट्रीय आयोजन होता है और अगर राष्ट्रीय आयोजन में सभी राज्यों की संस्कृति को आप इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो फिर केंद्र राज्य संबंध कैसे मधुर होंगे। सिर्फ कहने के लिए टीम इंडिया और सहकारी संघवाद जैसे शब्द हो जाएंगे। इसे वास्तविक व्यवहारिक रूप में अगर धरातल पर उतारा जाए तो राज्यों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, निष्कर्षता स्पष्ट है कि अगर सहकारी संघवाद के नजरिए से व्यवहारिक रूप में कार्य किया जाए तो निस्संदेह केंद्र राज्य संबंध में मधुरता स्थापित की जा सकती है और बिहार के संबंध में भी जो समस्याएं बरकरार है उसे भी दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसका भी आंसर डिस्कशन हो चुका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, 3 का बी पहले डिस्कस कर रहा हूं, 3 का ए मैं बाद में डिस्कस करूंगा अभी तुरंत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर जो ए करके प्रश्न था उसे देखिए। संघीय व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की तुलनात्मक विवेचना करते हुए भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारणों का उल्लेख करें। क्या आपको यह लगता है कि क्या आपको लगता है कि संसदीय शासन व्यवस्था भारत के लिए उपयुक्त है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क देना है। ठीक है, यानी कि संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की तुलनात्मक विवेचना करना है और उसके बाद भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाए जाने के कारणों पर चर्चा करनी है। तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। शासन व्यवस्था मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब दोनों शासन व्यवस्था को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, संसदीय को और उसके बाद अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संसदीय शासन व्यवस्था कहलाती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता बहुमत प्राप्त दल का शासन, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, राजनीतिक एकरूपता, ये सारे जो है संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। देखिए प्रश्न क्या कहा गया है कि संसदीय और अध्यक्षात्मक का तुलनात्मक, तो तुलना आप तब करेंगे जब आप इसको डिफाइन करेंगे, इसकी विशेषता को देखेंगे। अगर आप इसको डिफाइन कर लेते हैं और इसकी विशेषता को डिस्कस कर लेते हैं तो स्वाभाविक है कि तुलनात्मक आप विवेचन करने की स्थिति में होंगे। तो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब आइए अध्यक्षात्मक को देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं हो, वह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है। हमने ऊपर क्या देखा, संसदीय में कार्यपालिका और विधायिका दोनों निर्भर रहेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका पर निर्भर होगी, लेकिन अध्यक्षात्मक में यह निर्भर नहीं होती है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण अंतर है। अब आइए अध्यक्षात्मक की विशेषता।
पहली विशेषता शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, दूसरा यहाँ पर स्थिरता देखने को मिलेगी, नीतियों में निरंतरता देखने को मिलती है, विशेषज्ञों के द्वारा शासन चलाया जाता है, एकल सदस्यता होती है और राष्ट्रपति का यहाँ पर नियंत्रण होता है। यह अध्यक्षात्मक की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन आप ऐसे लिखिए, संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों को दो साइड में, संसदीय में दोहरी कार्यकारिणी होती है, अध्यक्षात्मक में एकल कार्यकारिणी, यह तुलना हो गया। सामूहिक उत्तरदायित्व तो संसदीय में देखने को मिलता है और अध्यक्षात्मक में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाए जाने का एक बहुत बड़ा कारण है कि यह जो संसदीय शासन व्यवस्था है वह जनता के लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी शासन मानी जाती है। ठीक है। अगला विशेषता राजनीतिक एकरूपता, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राजनीतिक एकरूपता का अभाव देखने को मिलता है। संसदीय व्यवस्था में दोहरी सदस्यता होती है, एक विधायिका के रूप में सदस्यता होती है और दूसरा वे कार्यपालिका। मान लेते हैं कि अगर कोई मंत्री हैं तो मंत्री जो है वे कार्यपालिका के तो सदस्य होंगे ही, लेकिन कोई व्यक्ति मंत्री तभी बन पाएगा जब वह विधायिका का सदस्य हो, यानी कि वह लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। हालांकि बिना सदस्य हुए भी 6 महीने तक रह सकते हैं, लेकिन 6 माह से अधिक आप तभी रह सकते हैं जब लोकसभा या राज्यसभा का आप सदस्य होंगे। तो यहाँ पर दोहरी सदस्यता होती है विधायिका और कार्यपालिका दोनों का। ठीक है। यहाँ पर एकल सदस्यता होती है। संसदीय में शक्तियों का सम्मिश्रण होगा। ठीक है। यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन अध्यक्षात्मक के शक्तियों का विभेद होगा। संसदीय में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा। अभी हमने बताया होगा पूर्व में, आपने कई सारे वीडियो हमारा डिस्कस हुआ है मॉडल आंसर के रूप में, वहां हमने बताया था कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक और दूसरा संवैधानिक। वास्तविक का नेतृत्व प्रधानमंत्री और संवैधानिक राष्ट्रपति, और वास्तव में जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है वह प्रधानमंत्री का होता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। जैसे यूएसए, कहाँ बगल में देखेंगे भारत का पड़ोसी श्रीलंका, और देखिए ब्राजील, ये सारे क्या है, रूस, फ्रांस, ये सारे क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले राष्ट्र हैं जहां पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ठीक है। तो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन हो गया। अब क्या कह रहा था कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाए जाने के क्या कारण है, इस पर चर्चा करना है। तो पहला, चूंकि भारत में लंबे समय तक ब्रिटिश शासन रहा है, अतः भारतीय लंबे समय से इस व्यवस्था से परिचित है। तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जिस व्यवस्था का प्रयोग किया गया उसे भारतीय राजनेता जो थे वे परिचित हो गए थे, अतः भारतीय शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था का बीजारोपण किया गया। अगला, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को तीव्र विकास एवं समावेशी व संतुलित विकास हेतु जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार की आवश्यकता थी। इस दृष्टि से संसदीय शासन व्यवस्था उपयुक्त है, क्योंकि अभी हमने विशेषता में बताया संसदीय शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। यहाँ जो गवर्नमेंट होती है, प्रधानमंत्री जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण रीजन है। अगला, भारत का सही मायनों में विकास तभी हो सकता है जब सभी इकाइयां मिलकर कार्य करें। इसके लिए विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव को रोकना आवश्यक है। और आप सभी जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। तो स्वाभाविक है कि संसदीय शासन व्यवस्था इस टकराव को रोकने में कारगर कदम थी, जिसके कारण भारत में इसे एडॉप्ट किया गया। अगला, भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज रहा है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने इसे संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में सभी वर्गों, सभी क्षेत्र के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके। आपने देखा होगा इलेक्शन के समय क्या होता है, जब इलेक्शन के बाद जब कैबिनेट का गठन किया जाता है तो सेंटर में देखिए सरकार की कोशिश होती है कि सभी महत्वपूर्ण राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो। बिहार से कितने मंत्री होंगे, अगर जो मंत्री भी बनाए जाएंगे किस कास्ट का, सभी कास्ट को वहां पर बैलेंस करने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान से किसे मंत्री बनाया जाएगा, सारे कास्ट को बैलेंस करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि सरकार की कोशिश होती है कि वे सभी वर्ग और क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सके। ठीक है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त कारणों से भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 केंद्र में तथा अनुच्छेद 163 एवं 164 राज्यों में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है।
स्वतंत्रता के बाद से भारत में संसदीय व्यवस्था उपयुक्त एवं सफल रही है। यहाँ केंद्र में प्रधानमंत्री तथा राज्यों में मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख की भूमिका निभाते रहे, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करते हैं। 1970 के दशक में भारतीय संसदीय व्यवस्था भारत के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसमें बदलाव की आवश्यकता के संदर्भ में बहस प्रारंभ हुई, लेकिन 1975 में गठित स्वर्ण सिंह समिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था ही उपयुक्त व्यवस्था है। यानी कि प्रश्न का दूसरा सेक्शन यहाँ जवाब मिल चुका कि भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था उपयुक्त है। तो हाँ, यहाँ पर बहस अवश्य हुई है संसदीय व्यवस्था को लेकर, लेकिन जो कमेटी गठित की गई और जिसने जो रिपोर्ट सौंपा उसने कहा कि हाँ, भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था ही उपयुक्त है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत की विविध भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विविधताओं के संदर्भ में संसदीय शासन व्यवस्था उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक प्रतीत होती है। ठीक है, तो कंक्लूजन के साथ इस प्रश्न का डिस्कशन भी समाप्त हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न संख्या ए जो था इसे हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। यह प्रश्न छूट गया था। प्रश्न था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या करिए। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से मुख्य सिद्धांत है, अभी हमने बताया, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद। ठीक है, ये सारे मुख्य सिद्धांत हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिद्धांत भारतीय शासन व्यवस्था के मुख्य आधार हैं? यानी कि सरकार अपने शासन संचालन के दौरान क्या प्रस्तावना के इन मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखती है? इन सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए बिहार सरकार के द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा करें। प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और काफी बेहतर आंसर इस पर लिखा जा सकता है। आइए डिस्कशन करते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान के लक्ष्यों, आदर्शों एवं नीतियों को प्रतिबिंबित करती है। यही कारण है कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना में शामिल ये सिद्धांत भारतीय शासन व्यवस्था के मूलभूत आधार बने हुए हैं। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग पहला सेक्शन, प्रस्तावना के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैसे समाजवाद हमने बताया, पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, इसे भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म आदि की स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, एकता व अखंडता, ठीक है, ये सारे यहाँ पे और लिख सकते हैं, बंधुत्व। ये कई सारे जो है प्रस्तावना के मूलभूत सिद्धांत हैं। जो भी आपको याद आए वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। संप्रभुता, यहाँ पे जनता संप्रभु है। प्रस्तावना में कहा गया हम भारत के लोग, ठीक है, यानी कि जनता संप्रभु है। संप्रभुता भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो यहाँ पर इसे आपको लिखना है। अब ये किस प्रकार से शासन व्यवस्था के आधार बने हुए हैं, तो जैसे आप देखेंगे कि स्वतंत्रता का जिक्र भले ही वहां पर है, लेकिन आप देखेंगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक स्वरूप की चर्चा की गई है। प्रशासनिक राजनीतिक स्तर पर भी समानता देखने को मिलती है। कोई कहीं से भी चुनाव लड़े, कोई किसी को आपत्ति नहीं है, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्य की पंथनिरपेक्ष प्रवृत्ति, प्रस्तावना में वर्णित पंथनिरपेक्ष है, उसका स्वरूप आप देखेंगे कि राज्य जो है हमेशा पंथनिरपेक्ष स्वरूप अपनाती है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। डीपीएसपी में आपको इसका उल्लेखन मिल जाएगा। एकता अखंडता की स्थापना, सैन्य बल, राष्ट्रीय आपातकाल आदि के जरिए। तो इस प्रकार से प्रस्तावना में जो भी शब्द वर्णित किए गए हैं वे हमारे शासन व्यवस्था के मूलभूत आधार बने हुए हैं। ठीक है, यही कारण है कि केशवानंद मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान अस्पष्ट है उसकी व्याख्या प्रस्तावना के आधार पर ही की जा सकती है। देखिए कितना यहां पर स्पष्ट यहां पर वक्तव्य लिखा गया है। केशवानंद भारती मामले सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, उसने स्पष्ट कहा है कि अगर संविधान में कहीं पर भी अस्पष्टता है तो उसकी व्याख्या प्रस्तावना के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा अब इसके क्रियान्वयन को लेकर किस प्रकार से कदम उठाए जा रहे हैं, तो बिहार सरकार प्रस्तावना में वर्णित कई सारे प्रावधानों के विकास के लिए, कई सारे प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, स्कीम के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से। ठीक है, तो देखेंगे लोगों के अधिकारों के लिए, लोगों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित हो, धार्मिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित हो, या फिर समानता स्थापित करने के लिए महिला आरक्षण की बात हो, या सामाजिक न्याय के लिए जाति गणना करने की बात हो, या जाति आधारित गणना करने के पश्चात उन्हें डेवलपमेंट के लिए 2-2 लाख रुपये प्रदान करने की बात हो। ठीक है, विभिन्न स्कीम, चाहे वह उद्यमी योजना के जरिए लोग वेलफेयर स्टेट की स्थापना की बात हो, जीविका के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को लेकर हो। ठीक है, या फिर महिला आरक्षण, सरकारी
नौकरियों में महिला आरक्षण, 7 निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से, कृषि रोड मैप के माध्यम से, ठीक है, इन सभी योजनाओं के माध्यम से कहीं न कहीं बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावना के मूलभूत सिद्धांतों के विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर पूरे विस्तृत तरीके से, चूंकि लॉन्ग प्रश्न है तो वहां पर आपको डिफाइन करना होगा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के उन आदर्शों एवं लक्ष्यों को व्यक्त करता है जो हमारे शासन व्यवस्था के मूलभूत आधार हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टीम आईएसपीसी सेंटर के नेतृत्व में जो टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है पेड आंसर राइटिंग बैच के आधार पे, तो उसका पहले टेस्ट का हमने यहां पर सफलतापूर्वक डिस्कशन किया है। उम्मीद है कि प्रश्न के अकॉर्डिंग जो डिस्कशन है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी तरीके से समय समय पर जो भी टेस्ट हमारे द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी उसका सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारी कोशिश है, जैसा कि हमने पहले भी आप सबको बताया था, कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर को फॉलो करते हैं और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप आईएसपीसी सेंटर से जुड़े रहते हैं तो आपकी बीपीएससी की अधिकांश तैयारी, लगभग 70 से 80% तैयारी आपकी यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बशर्ते आप लोग पढ़कर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पर जो भी यूट्यूब चैनल पर वीडियो डिस्कस किया जाता है उसे आंसर राइटिंग के रूप में प्रैक्टिस करें और हमारे आंसर से आप लोग मैच करें कि क्या कमियां हैं हमारे आंसर में और किस प्रकार से और बेहतर लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा आज का जो वीडियो है वह 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण होगी। एक बार निवेदन आप सभी से फिर है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें ताकि यूट्यूब चैनल पर अधिक संख्या में अभ्यर्थी जुड़ सकें। शीघ्र एक नए वीडियो के माध्यम से मैं यूट्यूब चैनल पर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।